अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको पहले से दे दिया जाए, सारे सवाल आपके हाथ में दे दिए जाएं कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, और फिर भी आप कोई तैयारी ना करो, तो क्या कहलाओगे? बेवकूफी कहलाएंगे। पहले तो कुछ और कह रहे थे, अभी तो बात बदलती तुमने। नहीं, बेवकूफी ऐसे नहीं कहा था, सबसे बड़ा कहा था। हाँ, सबसे बड़ा। उधर देख के कहो, रिकॉर्डिंग सबसे ही बड़ा बेवकूफ कहलाएंगे फिर तो ऐसे। थैंक यू सो मच। ऐसे बात मत पलटो, पहले सबसे बड़ा कहा था तुमने। अब मैंने ये बात क्यों रखी यहां पर? क्योंकि एक इंटरव्यू में 80% ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू को पहले से पता होते हैं। एक इंटरव्यू के 80% ऑफ क्वेश्चंस की क्या क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, वो हर कैंडिडेट को जिस भी इंटरव्यू के लिए वो जाता है, लगभग मोटा मोटा आइडिया पहले से होता है। और पता है इंटरव्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मैंने करीब 5000 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं, डिफरेंट बेसिक होते हैं, इतने बेसिक होते हैं कि जो हर इंटरव्यू में मोस्ट लाइकली पूछे ही जाते हैं, और कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि उनके लिए भी प्रिपेयर होकर नहीं जाते। और जब आपको पता है यार ये पूछा ही जाना है, ये सवाल पूछा ही जाएगा, ये पूछा ही जाएगा कि आपसे आपको रिक्रूट क्यों करें, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है, व्हाई वी शुड हायर यू। और अगर आप उसके लिए भी प्रिपेयर होकर नहीं गए हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं लेकर गए हो, अगर आपसे उस संस्था के बारे में कुछ पूछा जाने लगे, चलो बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको यही नहीं पता वो संस्था क्या करती है, क्या उसका प्रोफाइल है, कब से है, क्या रीजंस हैं, क्या उनके वैल्यूज हैं, क्या उनके मिशंस हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, तो इन क्वेश्चंस को मैं हमेशा कहता हूं कि ये वो क्वेश्चन है जो एक कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और पता है गलती क्या होती है? सब कैंडिडेट्स को लगता है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बाहर हुए हैं, हमसे वो डिफिकल्ट सवाल पूछा गया था, उसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम बाहर हो गए। अरे डिफिकल्ट पे बाहर नहीं होते कैंडिडेट्स, डिफिकल्ट पे तो इंटरव्यूअर को भी पता होता है यार थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, इसका आंसर आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है उस पर ये हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन होती है, यार ये तो बताना ही चाहिए था। अगर ये भी नहीं बता पा रहा, ये अपने आप को भी इस जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आया उसके बारे में दो बातें इसको नहीं पता, तो फिर इसको रखने से फायदा ही क्या है? इसको रिक्रूट करने से, इसको हायर करने से क्या फायदा हो? तो पॉइंट समझ में आया? हाँ, मैं पूछूंगा क्या समझ में आया आप? हाँ बेटा, तुम्हारे पीछे, हाँ जो इधर देखिए बेटा, हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूं मैं, क्या समझ में आया? हाँ जल्दी से बोलो। हाँ क्या ही बोल रहे हैं, अपन तो बच गए। अरे बता दो बेटा, नोटबुक ही दे दो अपनी, वो पढ़ ही देगी। इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो तुम दोस्त के लिए? हाँ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये नहीं है, पॉइंट कुछ और रखा है मैंने। कौन बताएगा? हाँ प्लीज। हमें उन बेसिक क्वेश्चंस के लिए तैयार करके हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। एग्जैक्टली एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नाम क्या बेटा? अपूर्वा जैन। पॉइंट ये मैंने रेज किया है कि कुछ क्वेश्चंस इतने बेसिक होते हैं जिनका एक कैंडिडेट को पहले से पता होता है कि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में आएंगे ही आएंगे, ये जनरली पूछे ही जाते हैं। अगर आप उनके लिए भी प्रिपेयर नहीं हो, आपने उनकी भी तैयारी नहीं की है, क्वेश्चन का आंसर ना आए तो क्या करें? क्योंकि कोई भी सुपर हीरो तो इस दुनिया में है नहीं कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा और आप उसका जवाब दे दोगे। तो क्या करना चाहिए उस केस में? क्या जी? उससे एक जना बोलो ना, उससे। अरे मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, लिखने की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। तुम यार
भाई गजनी कई बार देख ली थी क्या तुमने? मैं तुम्हें सुल्तान बनाने आया हूं, तुम गजनी में फंसे हुए हो। हाँ, ड्रॉप कर देना चाहिए। ग्रेट। और कोई आंसर? एक आंसर आया कि ड्रॉप कर देना चाहिए। और कुछ? उससे रिलेटेड हमें जो भी जानकारी हो। कॉमन सेंस। अरे वाह, ये कौन है कॉमन सेंस? अरे एक बार दिखाओ तो सही कॉमन। अब तो कॉमन सेंस वाले शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, कौन है कॉमन सेंस? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, चलिए, गुड। यहां 2-3 सिनेरियो, प्लीज प्लीज। मैं बहुत फ्रेंडली हूं मेरी अप्रोच में, लेकिन मैं उतना ही डिसिप्लिन भी हूं। फ्रेंडली का मेरा मतलब होता है कि सेशन इंटरेक्टिव बना रहे और आपको ये भी ना पता चले टाइम कहां निकल गया, इसलिए मैं फ्रेंडली हूं। मैं डिसिप्लिन इसलिए हूं कि मेरा प्राइमरी जॉब आपको स्किल्ड करना है। यहां 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो एक स्टेटमेंट के साथ, सर इस बारे में पढ़ा तो था, इस बारे में जानकारी तो है, लेकिन एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर ये बात है। अब आपने क्या क्लियर कर दिया कि पढ़ा है, जानकारी है, लेकिन एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है, क्या ये वही है? तो शायद ये उससे रिलेटेड बात है, पहला। दूसरा, जैसा बताया गया कि नो कर देना चाहिए। अब मैं इन दोनों पर तो बात करूंगा। जो नहीं करना चाहिए, कभी भी इधर उधर का आंसर नहीं देना चाहिए। कभी भी कोई आंसर नहीं आता है तो इररिलेवेंट बात नहीं करनी चाहिए। ये क्यों नहीं करनी चाहिए, इसको समझते हैं। लगभग 2015 से पहले तक, 2015 से पहले तक जो इंटरव्यू पैटर्न चलता था, हम अपनी भाषा में उसको कहते हैं जंपिंग मंकी इंटरव्यू पैटर्न। मैं बताऊंगा पूरी चीज। और अभी जो इंटरव्यू पैटर्न चलता है उसमें चलता है एक चेन सिस्टम, एक थ्रेड सिस्टम चलता है। पहले क्या होता था, इंटरव्यू में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार होते थे कि आपने एक का आंसर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब आपसे दूसरा पूछ लिया जाएगा। आपने दूसरे का आंसर नहीं दिया तो आपसे तीसरा पूछ लिया जाएगा, दिया तो भी तीसरा पूछा जाएगा, नहीं दिया तो भी तीसरा पूछा जाएगा। अब हो सकता है आपका इंटरव्यू आपके पहले क्वेश्चन पर ही खत्म हो जाए, क्योंकि अभी जो इंटरव्यू पैटर्न चलता है वो चेन सिस्टम में चलता है कि आप जो जवाब दोगे उसमें से कोई सवाल निकलेगा, फिर जो आप जवाब दोगे उसमें से फिर कोई सवाल निकलेगा। समझ में आया दोनों में अंतर क्या हुआ इंटरव्यू पैटर्न में? पहले था कि आपने सही जवाब दिया, गलत जवाब दिया, एक इंटरव्यूअर 10 क्वेश्चन लेकर, 15 क्वेश्चन लेकर, 20 क्वेश्चन लेकर बैठा हुआ है, उसमें से या बैठी हुई है, उसमें से ही कुछ पूछेंगे आपसे। आपने जवाब दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। और अभी क्या होगा, अब जो आप आंसर दोगे उसमें से क्वेश्चन निकलेगा और यह तय है कि उसमें से क्वेश्चन निकलेगा। तो एक कैंडिडेट, बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं इंटरव्यू के बारे में, कैंडिडेट्स को लगता है कि हम क्वेश्चन में फंस गए। क्या लगता है कैंडिडेट्स को बेटा? लेकिन एक्चुअल में कोई कैंडिडेट कभी क्वेश्चन में फंस ही नहीं सकता। कैंडिडेट हमेशा अपने आंसर में फंसता है। एक कैंडिडेट कभी भी क्वेश्चन में नहीं फंस सकता। क्वेश्चन से तो वो आराम से बच के निकल सकता है, क्वेश्चन से बचकर निकलने के तो रास्ते हैं, लेकिन आंसर से कैसे बच रही है उसके रास्ते आप नहीं होते, क्योंकि वो आप खुद का स्टेटमेंट है। जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपसे आपकी क्वेश्चन इंटरव्यू में इतना समझा या क्या नहीं समझा। आजकल भाई सब जब रिज्यूमे देखते हैं में लीडरशिप क्वालिटी, और जब उससे पूछा जाता है भाई लीडरशिप के बारे में क्या जानता है, तो निकल कर आता है उसे लीडरशिप का स्मॉल एल भी नहीं पता, कैपिटल तो छोड़ो। तो वो कहां फंस गया? आंसर में फंस गया कि उसने बोला, से पूछा भाई तुम्हारी स्किल क्या, उसने लीडरशिप। बोले अच्छा बताओ मैं लीडरशिप क्वालिटी कैसे, लीडरशिप बताओ, लीडरशिप बताया।
तो आप वहां जो भी बोलते हो, आपने जो भी आंसर दिया है अपने इंटरव्यू में, उसका आपके पास एक बैकअप सपोर्ट प्लान होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप एक स्टेटमेंट देते हो, आप मैं नेटवर्किंग स्किल में बहुत अच्छा हूं, मैं लोगों से कोऑर्डिनेट है। तो जबरदस्ती सुपर हीरो बनने की कोशिश मत करना, मना कर देना कि इस आंसर को लेकर हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और लास्ट लर्निंग क्या हुई इससे, कि एक व्यक्ति कभी भी क्वेश्चन में नहीं फंसता, क्योंकि क्वेश्चन से निकलने के आपके पास चांसेस हैं, लेकिन अपने ही दिए हुए आंसर से फंस जाते हो। फिर आपको पता है, आप एक ही स्टोरी सुनाते हो, फिर दूसरी सुनाते हो, फिर तीसरी सुनाते हो, और फिर लास्ट में जाके कहते हो सॉरी सर। क्योंकि आपसे रोज 36 मिलते हैं उसे, वो वहां इंटरव्यूअर फुद्दू नहीं बैठा वहां। क्या आपको लगता है गोली देख चला चलो के आ जाएंगे अपन? जहां से आप आंसर दे रहे होते उसको पता होता है ये आंसर निकल कहां से रहा है। क्लियर हो गया? अब चौथी बड़ी जो गलती इंटरव्यूज में लोग करते हैं वो है कि उन्हें लगता है कि हर आंसर ना गूगल पे सर्च कर लें, हर आंसर चैट जीपीटी पे ढूंढ लें, हर आंसर परप्लेक्सिटी या जेमिनाई के ऊपर ढूंढ लें, या जैसे मैं आया हूं आपके पास, सौरभ जैन जैसे और कोई मेंटर फैकल्टी आए और हम उनसे पूछें कि सर ये पूछा जाए तो क्या जवाब देना है, वो आंसर हम लिख लें। अब पता है क्या होता है, यहां करीब कितने लोग बैठे हुए हैं श्रुति मैम? 150 160? यस सर, 175 अबव। 175। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे और अब यहां 175 लोग बैठे हुए हैं और सारे लिख लेंगे कि अच्छा ये पूछा जाए तो ये जवाब देना है। अब एक इंटरव्यू चल रहा है अंदर, और एक जाता है उससे सवाल पूछा जाता है, वो भी वही जवाब दे रहा है, दूसरा जाता है वो भी वही जवाब दे रहा है, तीसरा जाता है वो भी वही जवाब दे रहा है, या तो गूगल या उसे समझ नहीं आता, नहीं गूगल का आंसर, चैट जीपीटी का आंसर, किसी फैकल्टी का आंसर आप कहेगा तो ये आपका भ्रम है। यार मैं प्रिंसिपल क्यों बनना चाहता हूं, मैं आगे बनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहता हूं, आपको फैकल्टीज और डिनर गाइड कर सकते हैं, खाली क्या डायरेक्शन लेना चाहिए। एक बोले सर डॉक्टर बनना है, मैंने कहा बढ़िया है बेटा, डॉक्टर क्यों बनना है? बोले सर तुम मदद करना चाहती हूँ। मैंने मदद करनी तो दुनिया में 1000 तरीके हैं, डॉक्टर की थोड़ी मदद होती है, खाली लोगों की मदद करने को 1000 तरीके हैं। जैसे जो लोग एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आते हैं, उनसे जब भी पूछा जाता है कि एमबीए क्यों करना चाहते हो, एमबीए का मतलब क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भाई एमबीए क्यों करना चाहते हो? बोले सर हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। मैंने कहा सब कहानियां हैं, सब क्या है? 95% एमबीए जॉब में जाते हैं। कॉलेज सिलेक्शन के सब क्या कह रहे होते हैं कि मुझे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस करना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा इंटरेस्ट है, और सब प्लेसमेंट रहे होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको पता है। आपके पास थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं अगर एक्स पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे उसके पीछे सॉलिड रीजंस क्या हैं। और एक चीज और समझ लेना, आपके रीजंस को, अब ठीक है इंटरव्यूअर को पसंद आए या ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आपके रीजन को इस दुनिया में कभी कोई चैलेंज कर नहीं सकता, क्योंकि उसको राइट ही नहीं है कि आपके पर्सनल रीजंस को कभी कोई चैलेंज करे कि आप ये क्यों बता रहे हो। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? हाँ बिल्कुल, हाँ तुम्हारे पीछे, हाँ नहीं तुम्हारे पास में, हाँ अरे तुम ही, हाँ बटन बंद करो पहले तो ऊपर का। अपने सेशन में नहीं चलता है, जिसके भी खुले हो बेटा नंबर आएगा, सब बंद कर लेना, एक ही बटन खुला होना चाहिए। हाँ शर्ट भी अंदर रखो यार, ज्यादा स्मार्ट लगोगे। हाँ क्या बताया मैंने? आप इंटरव्यू के बारे में नहीं वो तो मैं शुरू से इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूं। ये तो भाई साहब बैठे हुए, नहीं तो मैं कोई और डायलॉग देता अभी तुम्हें। हाँ हाँ मतलब आपने अभी
ये बताया कि किस तरह से अपन को जवाब देने चाहिए जो आपसे क्वेश्चन। अरे साफ साफ बोल, मैंने क्या बताया? सर आपका प्रश्न ध्यान से नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम्हारी एज में मेरे साथ भी होता था। हाँ, मेरा प्रश्न है कि मैंने अभी क्या बताया। अच्छा, ये मतलब बात नहीं सुनी, ये मत बोलो प्रश्न नहीं सुना। हाँ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ना, हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ मैडम, डांटना मत किसी बच्चे को। अच्छा, तेरा ध्यान कहाँ था उस टाइम पे? आप रिकॉर्डिंग और लेकर बैठे हो, ये मुझे नहीं पता आप मेरी कर रहे हो इन बच्चों की कर रहे हो। हाँ जी, कौन बताएगा? अच्छा, आकाश बताएगा। जय जिनेंद्र भाई। मेरा नाम आकाश जैन। आपने बताया भी कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें जो इंटरव्यू जो कैंडिडेट रहता है वह अपने आंसर में फंसता है, क्वेश्चन में फंसता है, और उसके बाद आपने जो बताया कि आपके रीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या बताई मैंने? हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने ये हाँ क्वेश्चन पूछे जाते कि इस चीज में हम क्यों आना चाहते हैं, उसमें ये नहीं बोले गूगल से या चैट जीपीटी से हम देख के आंसर देते हैं, तो उसमें हमें अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताना है। एग्जैक्टली मैंने ये बताया है कि आप जो गूगल से आंसर करते हो, सर्च करते हो, एआई से सर्च करते हो, वही आंसर हजारों लोगों ने सर्च किया होता है। और आप सर्च करो, मैं सर्च करूं, कोई तीसरा सर्च करो, उसके पास हर बार एक ही आंसर है देने के लिए। इसको और एक एग्जांपल समझता हूं। मैं आईएएस बनना चाहता हूं और फॉर एग्जांपल आप भी आईएएस बनना चाहते हो, तो हम दोनों के रीजन एक होंगे क्या? हम दोनों के रीजन में एक डिफरेंस हो सकता है ना, लेकिन आप जब भी किसी सर्च इंजन पर जाकर सर्च करोगे, उसके पास एक ही आंसर है देने के लिए। तो यहां एक बड़ी फेलियर होती है कि लोगों को वही आंसर रट कर चल जाते हैं जो कॉमन आंसर सब दे रहे हैं। और इंटरव्यू में एक बार ये प्लीज चेक कर लीजिएगा बैटरी क्या है, क्या हुआ। मेरी आवाज आ रही है लास्ट तक? ठीक है, वो चेक कर लीजिए। इंटरव्यू में एक चीज समझनी होती है, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्शन सर्कल। ये बड़े ध्यान से सुनना। और ये सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, हर कंपटीशन में यही सिलेक्शन सर्कल काम करता है। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, आपको क्या लग रहा है मैंने बहुत अच्छे आंसर दिए, लेकिन अगर 100 लोग आए और 5 वैकेंसीज हैं, 100 लोग आए हैं इंटरव्यू देने और 5 वैकेंसीज हैं, और अगर आप छठे नंबर पर रह जाते हो, तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब आप उन 95 में आते हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इंटरव्यू या किसी भी कंपटीशन में एक चीज ध्यान रखनी होती है, हमें अपने आप को इतना बेहतर, इतना बेहतर, इतना बेहतर, इतना बेहतर बनाना होता है कि हम उस सिलेक्शन सर्कल का हिस्सा हो पाए। तो हमारे बेसिक आंसर काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड होना पड़ता है। हमें बाकी 95 से अपने आप को डिस्टिंग्विश करना होता है और ये प्रूव करना होता है इंटरव्यू के अंदर कि मैं उन 5 लोगों में हूं जो इस पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं। इसलिए और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कोई रटे रटाए आंसर दोगे तो आपको ये तो लगेगा इंटरव्यू हो गया, क्योंकि आप जो रटकर आए थे आपने वो जवाब रिपीट कर दिया। जब इंटरव्यू बढ़िया हो गया तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू बढ़िया होना या सिलेक्शन होना? सिलेक्शन। इसलिए सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आंसर को कस्टमाइज करें। नहीं तो आपको ये तो फील होगा इंटरव्यू बढ़िया हो गया लेकिन 95 में रह जाओगे। पॉइंट समझ में आ गया? इसलिए कंपटीशन और इंटरव्यू और भी ज्यादा। आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में सभी ग्रेजुएट हो जाएंगे। हाँ, बस किसी का परसेंटेज कम, किसी का परसेंटेज ज्यादा।
या ट्रेनर या मेंटर या सर्च इंजन से हमें एक डायरेक्शन लेना होता है, अच्छा इसका आंसर किस डायरेक्शन में जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू से रिलेटेड, आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन हुआ आज तक, जिसने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की हो जैसे उसको भविष्य में पता ही था कि क्या होने वाला है? कौन? नासा। चाणक्य हो बेटे। जवाहरलाल नेहरू जी। कौन? इधर से कहीं से आवाज आ रही है, कैटरीना कैफ। अरे कौन हो तुम? हाँ, हर्षद मेहता। अरे वाह। मोदी जी। चलो कोई बात नहीं। विराट कोहली। बोले अपने को तो जितने नाम आते हैं सब ले दो, कोई तो बैठेगा। कोई नहीं, अब बस हो गया। हाँ, इस दुनिया में आज तक का जो सबसे बड़ा, जिसने सबसे बड़ी फोरकास्ट शो की, वो व्यक्ति था जिसने नाम दिया सीवी। जिसने नाम दिया सीवी। सीवी तो सब लोग समझते हो ना? अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सीवी उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसको आप रिज्यूमे भी कहते हो। मॉडर्न वर्ड है सीवी, जो आप इंटरव्यूअर से पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने बारे में इंटरव्यूअर्स को भेजते हो, या उस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हो, संस्था को भेजते हो अपने बारे में, उसको कहते हैं सीवी। अब इसमें इतनी बड़ी भविष्यवाणी क्या हो गई कि मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता वो हुआ जिस व्यक्ति ने नाम दिया था सीवी, क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में चलकर ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो जाएगा, तो उसने पहले ही नाम दे दिया था सीवी। क्या हो जाएगा फ्यूचर में? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। क्या होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी? कॉपी पेस्ट। अब लोग अपना जो सीवी होता है वो भी खुद का नहीं होता, वो भी अच्छा तूने क्या लिखा है, आप समझ रहे हो मेरी बात? उसमें जो पहला स्टेटमेंट स्टार्ट होता है वो होता है करियर ऑब्जेक्टिव, कि आपका जो सीवी स्टार्ट होता है वो किसके साथ स्टार्ट होता है? करियर ऑब्जेक्टिव। और मैंने आज तक कम से कम कई हजारों सीवीज देखे होंगे, सबके सीवी में यही लिखा होता है, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड वॉन्ट टू लर्न एंड ग्रो। अरे यार, 4 लाइन भी तुम अपनी नहीं लिख पाए, 4 लाइन भी अपने करियर ऑब्जेक्टिव की तुम्हें कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही है। तुम्हें यहां तक कि स्ट्रेंथ, हॉबीज और वीकनेस तक कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। ये तो अच्छा है लोग पिताजी का नाम में समझ जाते हैं कि नहीं तो नाम आपका और पिता वहां लिखा हुआ है डॉटर ऑफ, अबे ये क्या हो गई? और सर कॉपी पेस्ट के टाइम पे गलती हो गई। और कहीं उससे तो हो भी जाए, बस एक ही तो चीज रहती है, बाकी तो सब तेरा चल जाएगा, ऊपर मैं नाम अपना चेंज कर देती हूं। तो प्लीज, ये इंटरव्यूज की ब्लंडर है। अगर आप अपना रिज्यूमे तैयार कर रहे हो, आप अपना सीवी तैयार कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, वो इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब मैं फिर किसी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। हाँ, नाउ फ्रॉम दी फीमेल्स। आ जाओ बेटा, सेकंड नंबर इधर से आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी से आना। हाँ, ऐसे नहीं बुलवाऊंगा, सबसे बड़ा बेवकूफ इस बार। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको अभी, जो नेक्स्ट है। पकड़ो बेटा, अगर एक एग्जाम होने वाला है,
उसमें क्वेश्चन पेपर तुम्हें ही तैयार करने को दिया जाए। क्या बोला मैंने? अगर एग्जाम होना है और क्वेश्चन पेपर आपको ही तैयार करने को दिया जाए, तो फिर क्वेश्चन पेपर कैसा तैयार करोगे? जो तुम्हें आता है या जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता? जो आता है। पक्का? या ऐसा तैयार करोगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता? जो आता है। अच्छा, और अपने को कुछ ना आता हो तो? कुछ तो आता ही होगा। थैंक यू बेटा। अब जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, सीवी, शायद सभी यही करेंगे कि अगर आपको खुद को क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए दिया जाए तो क्वेश्चन पेपर क्या तैयार करेंगे? जिसके बारे में आपको आता है या जिसके बारे में नहीं आता? शायद हर व्यक्ति यही करेगा। तो जो सीवी आप तैयार करते हो, जो अपना रिज्यूमे आप तैयार करते हो, वो बेसिकली आप इंटरव्यूअर के हाथ में क्वेश्चन पेपर दे रहे होते हो कि अब मुझसे क्या क्या एक इंटरव्यूअर पूछे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरव्यूअर कोई बहुत प्रीफिक्स माइंडसेट के साथ नहीं बैठे होते जो आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखकर उन्हें देते हो। आप उन्हें लिखकर देते हो कि मेरी स्ट्रेंथ है टाइम मैनेजमेंट, तो आपने उन्हें ऑफर किया कि मुझसे टाइम मैनेजमेंट पर कुछ पूछो। आपने अपनी हॉबी में लिखा कि मेरी हॉबी है डांस, तो आपने उन्हें ट्रिगर किया कि मुझसे डांस पर अब कुछ पूछो। आपने अपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा कि मैं इस मैनेजरियल पोजीशन तक या इस पद तक पहुंचना चाहती हूं मेरी जिंदगी में या चाहता हूं मेरी जिंदगी में, तो आपने उन्हें ट्रिगर किया कि इस पर मुझसे कुछ पूछो। आप उस डॉक्यूमेंट में जो लिखकर भेजते हो, आप उस डॉक्यूमेंट में जो भी मेंशन करते हो, वो बेसिकली प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका। आप लोगों ने वर्ड सुना है क्यूरेटर? क्यूरेटर, कोई बात नहीं। क्रिकेट में बेसिकली वर्ड बहुत फेमस है और बहुत प्राइमरली यूज होता है, क्यूरेटर। क्यूरेटर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पिच तैयार करता है। पिच तो सब लोग समझते होंगे ना। क्रिकेट में क्यूरेटर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि पिच तैयार करे। और क्यूरेटर के पास सिर्फ पिच तैयार करने की जिम्मेदारी नहीं होती, क्यूरेटर के पास एक और जिम्मेदारी होती है कि जो होम टीम है, होम टीम का मतलब सपोज ऑस्ट्रेलिया भारत में खेलने आ रही है, तो भारत क्या हो गई? होस्ट टीम हो गई, भारत होम टीम हो गई। तो क्यूरेटर के पास क्या जिम्मेदारी होती है कि होम टीम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पिच तैयार करे। अगर वो होम टीम की स्ट्रेंथ के अनुसार पिच तैयार नहीं करता है तो उस क्यूरेटर को बहुत सारी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, उसको बहुत सारी चीजें, विवाद फेस करने पड़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? क्यूरेटर कौन है? पिच तैयार करने वाला व्यक्ति। उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? वो होम टीम के अकॉर्डिंग पिच तैयार करे, होम टीम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पिच तैयार करे। अगर वो होम टीम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पिच प्रिपेयर नहीं करता है तो उसको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है कि अगर भारत की स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग थी तो ये ग्रीन टॉप क्यों तैयार कर दिया जिस पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बहुत बाउंसी बॉल डाल सकते हैं, बहुत फास्ट अटैक कर सकते हैं। तो आप अपने इंटरव्यूअर के क्यूरेटर होते हो। अपने सीवी के थ्रू यू आर द क्यूरेटर ऑफ योर इंटरव्यू। अगर आपने सीवी में ऊटपटांग कुछ लिखा है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ अता पता नहीं है, आपने बस यहीं से नेट से सर्च करा के किसी से पूछ के इधर उधर से कुछ भी लिख दिया, कुछ फैंसी वर्ड्स लिख दिए, कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स लिख दिए, तो वहां जब आपसे पूछा जाएगा तो आप ब्लैंक खड़े हो जाएंगे। वहां पॉइंट समझ में आ गया मेरा आपको? तो आप किसके क्यूरेटर हैं? अपने इंटरव्यू के क्यूरेटर आप हैं। आपको भ्रम है ये कि इंटरव्यूअर हमसे सवाल पूछता है। हां, वो कुछ सवाल पूछ सकता है जो उसके प्राइमरी कंसर्न्स हैं, प्राइमरी जहां उसको आपको असेस करना है वो पूछ सकता है, लेकिन उसको जो बेसिक बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं वो आप उसको सर्व करते हो कि ला भाई हमसे क्या क्या चाहता है कि हम तुझसे क्या क्या पूछे।
सपोज जब मैं कहीं जाता हूं जॉब के लिए और मैंने वहां लिखा है 30 आवर्स की नॉन स्टॉप स्पीच मैंने दी है, तो मैंने क्या किया, इंटरव्यूअर को ट्रिगर कर दिया कि भाई तू इस पे मुझसे सवाल पूछ ही पूछ अब। यस और नो? और मैं वहां वो नहीं लिखूंगा तो इंटरव्यूअर को मैंने ट्रिगर नहीं किया उस चीज के लिए। ट्रिगर तो सब समझ रहे हैं, मतलब उसके उस पॉइंट को प्रेस करना जहां से वो क्वेश्चंस निकलते हैं। तो जैसा बेटा नाम क्या था? आद्या। आर्या। जैसा कि आर्या ने कहा था कि अगर मुझसे खुद कहा जाएगा कि वो क्वेश्चन पेपर तैयार करो तो मैं वो तैयार करूंगी जो मुझे आता होगा। तो आप अपने सीवी में चलाकर ऐसी कोई चीजें ना लिखें जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अब दूसरा यहां पर एक और चीज समझने की है जिसको मैं कहता हूं स्मार्ट सीवी, स्मार्ट इंट्रोडक्शन। एनी गेस, एनी आइडिया कि स्मार्ट सीवी और स्मार्ट इंट्रोडक्शन क्या है? किसी से तो पूछेंगे अपन, ऐसे थोड़ी है। और जो ऐसे ऐसे कर लेते ना उनसे पहले नंबर आता है। बोले हमसे मत पूछना सर। हाँ, सेकंड नंबर पे जो आ जाओ। हाँ तुम, अब जल्दी से आओ, भाग के आओ। अरे आ जाओ भाई। हाँ प्लीज। सवाल किया स्मार्ट सीवी, स्मार्ट इंट्रोडक्शन, क्या लगता है कि इसका क्या मतलब होगा? माइक, अच्छा ये माइक के बिना हमारी आवाज नहीं निकलती। लो जी। वैसे तो मुझे पता नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपनी विचारधारा से बताऊंगा। बिल्कुल। स्मार्ट सीवी, स्मार्ट सीवी यानी आपने उसमें जो लिखा होगा रेज्यूम में, जो सर बता रहे थे अभी। और स्मार्ट इंट्रोडक्शन यानी आप वहाँ पर उस प्लेस पे जाके आप जो प्रेजेंट करते हैं, आप जो बताते हैं, आप जो एक्ट करते हैं, आप जो आप रिएक्शन देते हैं, मतलब जो भी आंसर देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपका स्मार्ट इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। Thank ये you. मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं। नहीं, कोई नहीं, ट्राई किया, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राई किया, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसको लगता है कि वो आंसर करना चाहेगा या चाहेगी कि स्मार्ट सीवी और स्मार्ट इंट्रोडक्शन क्या है? चलो मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां आकर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं कि आई एम अ गुड क्रिकेटर, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं। आई एम अ गुड शेफ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं। पिछले 9 दिन से, जब से युक्ति और अनीशा यहां आ रही हैं, जब ये वहां पहुंचती हैं वापस ऑफिस, तो इनका खाना तैयार रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। इनके लिए डेली, हाँ ये यहां से मेहनत करके गई हैं तो 3-3, 4-4 डिशेस बनाकर रखी है मैंने इनके लिए रोज। बोलो हाँ। और इनको तो ट्रेनिंग का अफसोस ज्यादा इसलिए होगा, बोले यार अब तो गया, रोज बढ़िया खाना मिल रहा था, चाहते थे तैयार मिलता था। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया क्या कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूं, मैं डांस अच्छा कर लेता हूं, मैं शेफ अच्छा हूं, खाना अच्छा बना देता हूं, ये वो नहीं ना? क्यों? क्या? क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। आपके लिए वैल्यूएबल ये है कि मैं इंटरव्यू स्किल्स कितनी अच्छी सिखा सकता हूं। आपके लिए वैल्यूएबल ये है कि मैं ट्रेनर कितना अच्छा हूं। तो हो सकता है हमारे अंदर पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हो सकता है हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हो सकता है कई चीजें अपनी जिंदगी में की हो, लेकिन इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं कह रहा हूं स्मार्ट सीवी, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे काम की तुम्हारे पास क्या चीज है, उनको हाईलाइट करना, उनको बताना। ये स्मार्ट सीवी और ये स्मार्ट इंट्रोडक्शन कहलाता है। बात समझ में आई? इंटरव्यूअर का एक ही रूल है। इंटरव्यू का क्या है? एक ही रूल है। तुम किस तरह से उस इंटरव्यूअर को यह बता पाते हो कि तुम उनके कितने काम के हो। तुम्हारे पास 100 चीजें हैं, लेकिन अगर वो 100 चीजें मेरे काम की नहीं हैं, तुम लब लब करे जा रहे हो, मैं इसमें अच्छा हूं, मैं उसमें अच्छा हूं, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। अरे भाई ये बता जो मुझे चाहिए तो उसमें कितना अच्छा है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं MSD में जॉब करता था तो एक
वैकेंसी थी हमारी कंपनी में ड्राइवर के लिए, और सारे इंटरव्यूज मुझे कंडक्ट करने होते थे पूरे स्टेट ऑफ राजस्थान के। तो ड्राइवर के लिए एक व्यक्ति आया, काफी इंप्रेसिव था भाई साहब, गांधोड़ा साहब बहुत इंप्रेसिव व्यक्ति था, काफी अच्छे से बोल रहा कर रहा था। तो मेरा बड़ा इंप्रेसिव हुआ, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया लास्ट में, मैंने गाड़ी चलाते हुए कितना टाइम हो गया? बोले सर गाड़ी तो अभी 6 महीने से चला रहा हूं। मैंने कहा जयपुर में ही चला रहा है कहीं बाहर, जैसे क्योंकि हमारा तो पूरे स्टेट टूर रहता था, कभी जोधपुर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। बोले बाहर? बोले नहीं सर चला ही तो जयपुर में है। तो प्राइमरी स्किल अगर मैं किसी ड्राइवर को रिक्रूट कर रहा हूं तो वो बोलने चालने में कितना अच्छा है, व्यवहार में कितना अच्छा है, या वो ड्राइविंग में कितना अच्छा है, क्या होगी प्राइमरी स्किल? ड्राइविंग में कितना अच्छा है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो इंटरव्यू किस चीज के लिए हो रहा है, उसमें प्राइमरी प्री रिक्विजिट क्या है, प्राइमरी स्किल्स क्या है, प्राइमरली आप किन चीजों पर ऑब्जर्व होंगे। आप उसको 6 चीजें तो बताए जा रहे हो अपने बारे में, लेकिन वो 6 चीजें उसको चाहिए ही नहीं। तो फिर एक कैंडिडेट को लगता है यार मैंने तो इतना सारा बताया, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हुई, सारा इंटरव्यू इतने फ्लो में गया, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बस एक ही रीजन रह गया कि जो उसे चाहिए था तुम ये प्रूव नहीं कर पाए, वो तुम में है। तो चाहे अपना इंट्रोडक्शन दो तो भी उसको एक ही बात बतानी है कि मुझ में वो क्वालिटीज हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। चाहे वो तुमसे ये पूछे कि हमारी संस्था क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो भी उसे घूम फिर कर यही बताना है जो तुम देख रहे हो वो मुझ में है। वो तुमसे ये पूछे कि हम तुझे सिलेक्ट क्यों करें, तो भी उसे घूम फिर कर यही बताना है जो चीजें आप ढूंढ रहे हो वो मुझ में है। वो आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछे स्ट्रेंथ क्या है तेरी, तो भी उसको यही बताना है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो मुझ में है। तो प्रिंसिपल इंटरव्यू का एक गोल्डन रूल है। क्या है वो गोल्डन रूल? कि बाई ऑल वेज एंड मीन्स सिर्फ हमें एक ही सिंगल विंडो फोकस रखना है, जो व्यक्ति तुम ढूंढ रहे हो वो चीजें मुझ में हैं। अगर तुम उसे ये बता पाए कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो मुझ में है, तो बात खत्म हो गई। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए 50 बातें बोलकर भी कि भाई जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो व्यक्ति हमें चाहिए, जिस पद के लिए हमें चाहिए, जो क्वालिटीज हम देख रहे हैं वो तुझ में है, तो फिर आप कुछ ही बताते रहो। आप बताते रहो मैं कथक में अच्छी हूं, मैंने उसमें ये किया था, मैंने वो किया था। तो अरे भाई मुझे कथक डांसर चाहिए ही नहीं, तुम कथक में अच्छे हो, मैं क्या करूं इस बात का? अब सपोज मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा होता, तो सेठी जी भाई साहब मुझे आज इंटरव्यू की स्किल्स के लिए थोड़ी यहां बुलाते। हम कभी बच्चों को क्रिकेट सिखाना होता तो मुझे याद कर लेते कि भाई हाँ ठीक है क्रिकेट की कोचिंग दे दो। तो अब ये नहीं है कि जिसको कथक आता है वो खराब हो गया। मतलब ये कि मुझे कथक की जरूरत नहीं है, तुम्हें कथक आता है बढ़िया है, तुम वहां जाओ जहां कथक की जरूरत हो। पॉइंट समझ में आया? तो यह है स्मार्ट सीवी कि आपको जब भी अगर आपको अच्छी जगह जाना है, अच्छे से चीजें करनी है, तो आपको अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में भी कुछ ट्वीक्स, कुछ ऑल्टर्स कर लेने चाहिए बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन की वहां कहां अप्लाई कर रहे हो, उनकी क्या नीड्स हैं। और अपना जो प्रिपरेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में, इनकी ये नीड है, मुझे ये बताना है, इधर उधर की बात का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब 1-2 चीजें और बताऊंगा, फिर अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं आपके सवालों को आंसर करूंगा। एक बार एक बच्चे से पूछा गया, शायद युक्ति ने बात बताई होगी आपको, एक बार एक बच्चे से पूछा गया कि स्कूल क्यों जाते हो? उसने कहा सब जाते हैं इसलिए मैं भी जाता हूं। तो अब यहां क्या होता है, जैसे आप सब लोग बीए, आपकी बैचलर्स क्या कहलाएगी? बीए, एम आई राइट? हाँ। अब यहां पर चीज क्या होती है, इंटरव्यू में क्या आता है? अब सब बीए हैं, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि किसको इंटरव्यू के लिए कॉल करूं या ना करूं, किसको रखूं या ना रखूं? अगर मैं क्वालिफिकेशन पर जाऊं सिंपल, क्योंकि सबके पास एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही डिग्री। अब यहां पर आती हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो रोल प्ले करती हैं। एक एग्जांपल से बताता हूं। अभी कुछ टाइम पहले हमें एक डिजिटल मार्केटर रिक्रूट करना था, तो इंटरव्यू के लिए कई लोग आए, सारे इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह सारा हो गया। लास्ट में 2 लोग थे जो बिल्कुल नेक टू नेक थे। नेक टू नेक का मतलब दोनों पैरेलली अच्छे थे, दोनों इक्वली अच्छे कैंडिडेट थे।
लेकिन उसमें से एक कैंडिडेट को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग भी आती थी, जबकि ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। एक डिजिटल मार्केटियर को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग आए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो हमने किसे रिक्रूट किया होगा? हमें डिजिटल मार्केटियर चाहिए। दोनों डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं, लेकिन एक के पास दूसरी स्किल्स हैं जो स्लाइटली रेलेवेंट हैं टू डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल। हाँ जी, किसको रिक्रूट करेंगे हम? क्यों? एग्जैक्टली प्राइमरी उसका प्रोफाइल नहीं है, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कभी ऐसा कोई काम अटक जाए, तो यार ये बंदा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग में भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट है। तो ये जो 21st सेंचुरी आ गई है, प्लीज मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अब आप जिस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हो, इस कॉलेज से बाहर, अभी आपको लग रहा होगा कि यार बस एक बार कॉलेज खत्म हो जाए फिर लाइफ सेट है। हाँ, लेकिन बता रहा हूं कि इतने बढ़िया एसी में बैठकर इतनी मजे की जिंदगी फिर कॉलेज खत्म होने के बाद नहीं मिलती है। फिर जिंदगी की भागदौड़ शुरू होती है। एक, हाँ, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। मैं लगता था बस ये सबसे टफ फेज है जिंदगी की, एक बार स्टूडेंट लाइफ खत्म हो और हम कमाने लगेंगे, फिर देखो जिंदगी में क्या मौज है। और फिर एक बार पीछे आके व्यक्ति देखता है, बोले यार वही लाइफ थी जो मौज की थी, बाकी तो सब दौड़ भागी हो गई। तो जिस एरा में हम अभी जी रहे हैं, 21st सेंचुरी 2020-26, वहां डिग्रीज के साथ साथ आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो आपके प्रोफाइल के साथ, जिस भी पद के लिए आप जाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार कंपटीशन इंटरव्यू में इतना नेक टू नेक हो जाता है कि दोनों एक ही जगह जाकर कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। तो अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? यार इसके पास ये भी चीजें हैं, ये भी कर सकता है। जैसे मैं टीचर्स के हिसाब से बात करूं, तो कई बार हम टीचर्स के इंटरव्यू के लिए तैयारी कराते हैं, जो टीचर्स एंकरिंग भी कर सकती हैं। सब्जेक्ट पढ़ाना एक चीज हो गई, अगर वो टीचर अपने प्रोफाइल में लिखती है कि मैंने कई स्टेज शो एंकरिंग की है, मुझे एंकरिंग आते हैं, मैं कल्चरल एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर सकती हूं, मैंने कल्चरल एक्टिविटी, तो उसका वैल्यू बढ़ गया। बोले यार कभी एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं कॉलेज के या स्कूल्स के, प्रोग्राम चलते हैं, चलो यार ये पढ़ाएगी तो सही, इसमें इसको एंकरिंग भी आती है। बोले यार कॉलेज के जो एनुअल फंक्शंस या दूसरे कल्चरल इवेंट्स वगैरह होंगे, ये कल्चरल इवेंट में डेकोरेशन वगैरह में, उसमें भी इसका चलो अच्छा हैंड है, तो पढ़ाने के साथ इसमें 2 स्किल एक्स्ट्रा हो गई, इसको ले लो, तो ये यहां काम कर देगा। पॉइंट समझ में आया? इनको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी स्किल्स के साथ साथ आप लोगों को फोकस करना चाहिए कि हम पैरेलली कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स भी डेवलप करें अपने अंदर, क्योंकि बीए सबके पास होगा। जो किताबें आप पढ़ रहे हो वो सारे 175 स्टूडेंट वही किताबें पढ़ रहे हैं। जो नॉलेज आपको गेन हो रहा है वो सब 175 स्टूडेंट को सेम नॉलेज है। ठीक है, कौन किस हिसाब से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, स्कोर्स वगैरह में डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन सबके पास एट द एंड ऑफ द डे आप सब कहां स्टैंड कर रहे हैं? ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही प्रोफाइल पर। लेकिन यहां पर कुछ लोग होंगे जो अपनी स्किल्स पर भी काम करेंगे, अपने डेवलपमेंट पर भी काम करेंगे, और अभी सेशन में भी यही हो रहा होगा। कुछ लोग जो नोट्स भी बना रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, कुछ लोग जो सोच रहे होंगे इन बातों से क्या होता है। बैटरी चेक करवाओ, नहीं तो 2-3 घंटे ड्यूरासेल वाली बैटरी से 3-4 घंटे चल जाती हैं, 6-6 घंटे तक चल जाती है, बार बार दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। सिर्फ इस चीज पर डिपेंडेंट मत हो जाना कि मैंने पढ़ाई कर ली और मेरे पास डिग्री हो गई है। स्टेटमेंट बड़ा और लग सकता है, डिग्री वालों की इस हॉल से बाहर भीड़ खड़ी हुई है। अगर आप सिर्फ किसी, ठीक है मैं ले लूंगा, अगर मेरे बैठे हुए किसी भी भाई या बहन को यह लग रहा है कि डिग्री के दम पर सब कुछ हो जाएगा, तो डिग्री वालों की इसीलिए इंटर्नशिप सेशन कंडक्ट किया गया है ना 10 दिन का। इसमें क्या कोशिश की गई है? इंस्टीट्यूशन ने कोशिश किया है कि आपको स्किल डेवलपमेंट हो सके, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस किया जा सके,
आपको उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग आ सके जो डिग्री के साथ साथ और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लाइफ में। नहीं तो इंस्टीट्यूट को और संस्था को क्यों एक्स्ट्रा पेन लेना था, पढ़ाई तो चल ही रही थी, पढ़ाते और आपको भेज देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स पर फोकस करें। ठीक है जी। हाँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो इंटरव्यू से रिलेटेड, मोस्ट वेलकम। और पहले मैं इंटरव्यू से रिलेटेड ही आपको परमिशन दूंगा। अगर उसके बियॉन्ड भी कुछ है तो आप मुझसे अपने सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल हो, कहीं से भी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो जो मैंने बताया है उससे रिलेटेड, या आपके दिमाग में अपने कोई सवाल हो उससे रिलेटेड,